हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी नीट की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ऑलमोस्ट सभी लाइन को कवर करूंगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं सभी बताने वाली हूँ, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक चैप्टर का यहाँ पर समरी टेबल आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी चैप्टर वाइज समरी टेबल आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। सो वीडियो को अच्छे से देखिए। मेरा नाम है तबस्सुम, मैं एमबीबीएस प्री फाइनल स्टूडेंट हूँ, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको हर एक चैप्टर की समरी टेबल प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको हर टाइप की वीडियोस मिलती हैं। आपको यहाँ पर नीट की जर्नी में हर एक अपडेट जो रहती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वीडियो को। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम ले लेते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का हम यहाँ पर चैप्टर ले लेते हैं, ठीक है। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है, इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहले पॉइंट की, तो ये प्रोसेस इंक्लूड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। कौन कौन से प्रोसेस आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो यहाँ पर आ जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी की मैं डायरेक्ट लाइन जो इंपॉर्टेंट वाली है वो वाली यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आपके कंसेप्ट बने होंगे, अभी अगर मैं डीप जाऊंगी तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली वो वाली लाइंस आपको यहाँ पर बता देती हूँ जो एग्जाम में डायरेक्टली उस हर एक पैराग्राफ से आ सकती हैं, ठीक है। उसमें से जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे ये हो गया प्रोसेस अंडर बायोटेक्नोलॉजी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस, उसके बाद सिंथेसाइजिंग ऑफ जीन और डीएनए वैक्सीन, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, ठीक है। ये तीन प्रोसेस आते हैं हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी को ही दिमाग में रख के यहाँ पर सारे पॉइंट बताने वाली हूँ। एनसीईआरटी की लाइंस को यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हु गेव द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये जो है डेफिनेशन दिया है। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड रिकम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, ओके। उसके ये मतलब जो जीन इंजीनियरिंग में कौन कौन सी टेक्निक आती हैं, तो रिकम्बिनेंट डीएनए आ जाता है, उसके बाद जीन क्लोनिंग आता है और जीन ट्रांसफर आती है। ये तीन चीजें आती हैं, ठीक है। इन क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन, वो हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम उसे कहते हैं, ठीक है। मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज, उससे हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है। जिस मतलब बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज हम बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हुज प्लाज्मिड वाज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए किसका प्लाज्मिड हमने यूज किया था, तो वो था सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म का, इस बैक्टीरिया का हमने प्लाज्मिड सबसे पहले यूज किया था हमने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ हु कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, तो आपको पता होना चाहिए एसटी कोहन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में ये बनाया था। ये एनसीईआरटी की ही लाइन से आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, जो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मॉलिक्यूलर सीजर्स आर, यहाँ पर वो कौन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से होते हैं यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा है, हमारे पास HEN2 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद HEN2 कट द डीएनए बाय रिकॉग्नाइजिंग द सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स, ठीक है। उसके बाद EcoR1 कम्स फ्रॉम Escherichia coli RY13, ठीक है। ईच रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। तो जितने भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस को जिसे हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक्स। के लिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट लाइंस आपको बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगी। होपफुली आपके कंसेप्ट्स पहले से बन रखे होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट लाइंस अब मैं बताने वाली हूँ जो आ सकती है, जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ EcoR1 क्या रहता है आपके पास, GAATTC, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। उसके बाद सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, ठीक है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, इसे हम ये किसमें आता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। सेपरेशन की जाती है और आइसोलेशन की जाती है डीएनए फ्रैगमेंट्स की। मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा मैट्रिक्स हम यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली, वो आ जाता है एग्रोज जेल। उसके बाद एग्रोज जेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, सीवीड से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी की सारी लाइंस है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लाइन से आपको बोलनी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद अ कंपाउंड इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशंस, ठीक है। कलर ऑफ डीएनए बेंड्स कैसा होता है, ब्राइट रेड, ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। डीएनए आर कट आउट फ्रॉम अगरोज जेल, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। प्रोसीजर थ्रू व्हिच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट बैक्टीरियम इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद BAMH1 एट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, उस पर ये होता है, ठीक है। ये वाला सीक्वेंस किस पे होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे होता है। विच कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्वड इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड रोप, ठीक है, ROPE, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट्स एट PBR322, ये किस पे है, 3 EcoR1 BMHR H1 SCL1 PBU2 PST1 CLA1, ये सभी एनसीईआरटी के पार्ट्स हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस गिव ब्लू कलर। उसके बाद इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन द डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट द मेथड यूज्ड इन एनिमल्स टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए
डीएनए इनटू होस्ट सेल इज माइक्रो इंजेक्शन। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता था मेथड यूज्ड इन प्लांट टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इन होस्ट प्लांट बायोलिस्टिक और जीन गन। ठीक है, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो एनिमल्स में हो गया वो आपका माइक्रो इंजेक्शन, और जो प्लांट्स में मेथड यूज करते हैं वो बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड यूज करते हैं। विच प्रेसिपिटेट्स द डीएनए, डीएनए को कौन प्रेसिपिटेट करता है? तो जिल्ड इथेनॉल। ठीक है, पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मस इक्वेटिकस। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेट एम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज टू प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोटीन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। उसके बाद लास्ट पॉइंट एक और है, प्रोसेस अंडर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या क्या किया जाता है? सेपरेशन की जाती है पहले, फिर हमारे पास प्यूरिफिकेशन और फिर प्रिजर्वेटिव स्टेज है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिए, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, जिनको आपने हाईलाइट कर रखा होता है अपनी एनसीईआरटी में, वो सारे यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में बात करती हूँ यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं यहाँ पर सेल वाला चैप्टर, इसको डिस्कस कर लेती हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो था वो किसने दिया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीएन रामाचंद्रन। डिस्क्राइब एट फर्स्ट लाइव सेल, सबसे पहले लाइव सेल किसने दिया था? यहाँ पर एवी लेवनहोक ने। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन में। ठीक है, उसके बाद मैथियस क्लेटन, ये जो था ये जर्मन बोटेनिस्ट था। ठीक है, उसके बाद जो सचवन था वो कौन था? जोरोजिस्ट था। उसके बाद ओमनी सेलुला ई सेलुला वो किसने दिया था? आर्वेचो ने दिया था। नॉन मेम्ब्रेनस बोन्ड ऑर्गेनेली इन एनिमल जो है वो सेंट्रोजोम आ जाता है। 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, जी कौन सा सेल है? माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, 3 to 5 माइक्रोमीटर किसका साइज होता है? बैक्टीरिया का। पीपीएनओ का साइज अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, ये सभी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, वाइसिस का साइज आपका 0.02 माइक्रोमीटर आ जाता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट सेल मेम्ब्रेन इज नीलोबिल। ठीक है, उसके बाद सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी इज मेम्ब्रेन। एग्जांपल्स ऑफ इंक्लूजन बॉडी आर फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, उसके बाद गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट हैज 52% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो सेल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था वो किसने दिया था? तो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। विच नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनेबल्स लैटरल मूवमेंट? पक्वासी फ्लूइड नेचर। ठीक है, algae cell wall made up of cellulose, galactons, mannans and calcium carbonates. In plant cell wall is made up of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. Endomembranous system include Golgi bodies, lysosomes, endoplasmic reticulum, ribosomes, vacuoles. तो ये आप सभी पॉइंट्स देख सकते हो। Sites for synthesis of lipid and lipid-like steroidal hormone is smooth endoplasmic reticulum. तो यहाँ पर मैं अगर डीप में जाऊंगी तो टाइम लग जाएगा, इसलिए आपके पास टाइम बहुत कम है, तो डायरेक्ट आपको ये चीज़ें याद रखनी होती हैं। तो इसलिए आप देखते हो कि आपके कंसेप्ट ऑलरेडी बने हुए हैं और अब लास्ट के 2 दिन है, तो इन दिनों में जो है आपको डायरेक्ट यहाँ पर ये लाइन्स पता होनी चाहिए क्या कह रही है, तो आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो राइबोसोम्स डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट। ठीक है, उसके बाद 80s और 70s। सो व्हाट इज एस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ये स्विटबर्ग्स यूनिट होता है। ठीक है, एक्सोनियम की जो अरेंजमेंट होती है वो 9+2 अरेंजमेंट होती है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। उसके बाद हाउ मच % ऑफ वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई स्पेस इन प्लांट? 90%। ठीक है, ओके, ये सभी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टेनिंग ऑफ न्यूक्लियस वाज डन बाय फ्लेमिंग, तो हम ये जो आपको पूरी ये पीडीएफ की लिंक जो है हम अपनी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसकी मैं प्रोवाइड करा दूंगी वहां पे, आप जो है टेलीग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे चेक करें, वहां से आपको ये डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं बोल दूंगी हमारी टीम को, वो आपको ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ। ठीक है, उसके बाद पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो होती है वो कितना उसका साइज होता है? तो 10 to 50 नैनोमीटर्स। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो ये सेल का भी हो गया। नेक्स्ट चैप्टर ले लेते हैं हम यहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इसका अगर मैं बात करूँ इसका समरी टेबल, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट इज इट्स जीनोम इज सेल साइकिल, उसे हम सेल साइकिल बोलते हैं, पता है आपको। टाइम टिपिकल यूकैरियोटिक सेल टेक्स टाइम, कितना टाइम लेता है यूकैरियोटिक सेल डिवाइड होने में? ठीक है, तो ये आ जाता है 24 आवर्स। येस्ट डिवीजन टाइम कितना होता है? 90 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद 2 बेसिक फेजेस ऑफ सेल साइकिल इंटरफेज एंड एम फेज। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन से फेज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअल सेल डिवीजन वो आ जाता है एम फेज, जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होती है वो होता है एम फेज। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से। इंटरफेज इस इनका पूरा कंसेप्ट आपने पीछे बना रखा होगा ऑलरेडी। ठीक है, इंटरफेज ड्यूरेशन जो होती है मोर देन 95% ऑफ सेल साइकिल में होती है। ठीक है, ये मतलब इंटरफेस का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? मोर देन 95% ऑफ सेल साइकिल में 95% से ज्यादा जो अपना टाइम होता है वो इंटरफेस ड्यूरेशन का होता है, इंटरफेस जो होता है उसका। उसके बाद सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव and grows in G1 phase. Replication of DNA occur in S phase. Protein synthesis and growth before mitosis कहाँ पे? G2 phase में. Non-replicating cell enters आप कौन सी जगह? G0 phase जो होता है, quiescent phase भी बोलते हैं। Mitosis is called equational division। ठीक है, chromosomal material become untangled during prophase। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एस्टर फॉर्मेशन अकरिंग प्रोफेज, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी स्टडी बेस्ट इन मेटाफेज। डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट सेंट्रोसोम उसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर्स। मेटाफेज ब्लेड स्प्लिट्स इन एनाफेज।
ठीक है। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म इन टेलोफेज, ठीक है। क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट पोल्स एंड लॉस आइडेंटिटी इन टेलोफेज। साइटोकाइनेसिस मेथड इन एनिमल जो होता है उसे फ्लो मेथड बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस मेथड इन प्लांट्स इज अ सेल प्लेट मेथड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड बाइवेलेंट इन ज़ाइगोट आर्टीन स्टेज, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर अकर इन पैकेटीन स्टेज जो होता है अपना। उसके बाद साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व्स कैज़मेटा फॉर्मेशन फॉर्म्स किस स्टेज में होता है, डिप्लोटीन स्टेज में। वेरिएबल स्टेज इन वर्टिब्रेट oocytes इज डिप्लोटीन स्टेज। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा इन किस में, डायकाइनेसिस स्टेज में। क्रोमोसोम बिकम विजिबल एंड कॉम्पैक्ट इन लैक्टोटीन स्टेज, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स देख सकती हो आप। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टैप रूट सिस्टम जो होता है वो किस में होता है, मस्टर्ड प्लांट में। फाइब्रस रूट सिस्टम वीट प्लांट्स में। एडवेंटिशियस रूट्स किस में होती हैं, ग्रास में, मोन्स्टेरा में और बनियान ट्री में। उसके बाद पिनेटली कंपाउंड लीफ जो होते हैं उसके एग्जांपल नीम रहती है। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ की सिल्क कॉटन। एनसीईआरटी की ही ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सीज, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट्स। अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी किसमें देखने को मिलती है, कैरोट्रोपिस और गावा प्लांट में। उसके बाद होल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी जो होती है वो एल्स्टोनिया में देखने को मिलती है। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री उसमें देखने को मिलती है और उसकी एग्जांपल्स मस्टर्ड, तुरा, चिली। ये सभी एग्जांपल्स आपको डायरेक्ट याद रखनी है जो आपके एग्जाम में आएंगी। आपने इनके ट्रिक्स याद रखे होंगे जिस हिसाब से आपने याद किया है, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ इन पॉइंट पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ज़ाइगोमॉर्फिक जो होता है बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, उसमें तो कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, पी हो गया, वुलमोर हो गया, बीन हो गया, ये सारी एग्जांपल्स। एसिमेट्रिक इरेगुलर जो होता है वो के नाम में होता है। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, इन सभी की एग्जांपल्स सामने दिखी आप देख सकते हो। और वल्वेट जो होता है वो किसमें देखने को मिलता है, कैरोट्रोपिस में आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ट्विस्टेड किसमें देखने को मिलता है, चाइना रोज हो गया, लेडी फिंगर्स हो गया, कॉटन हो गया। इंडिकेट जो होता है वो केशिया और गुलमोहर में। मैक्सिलरी जो होगा पी और बीन फ्लावर में। एपिपेटलस ब्रिंजल में। एपीफाइलस लिली में। मोनो एडल्फस चाइना रोज में। डायडल्फस बी में, ठीक है। कोरियोडल्फस सिट्रस में। सभी की एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन की गई है। मार्जिनल प्लासेंटेशन, एक्सिल प्लासेंटेशन हो गया, प्राइटल प्लासेंटेशन हो गया, फ्री सेंट्रल बेसल। ड्रूक फ्रूट जो होता है वो मैंगो और कोकोनट्स होते हैं। वन कॉटिलेडन किसमें होता है, वीट और मेज में एक ही कॉटिलेडन होता है, तो आप देख सकते हो। टू कॉटिलेडन्स किसमें होते हैं, ग्राम और पी में होते हैं। मोनोकॉटिलेडन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन एयर नॉन एंडोस्पर्मिक, जैसे ऑर्चिड्स हो गया। सोलेनेसी फैमिली की एग्जांपल्स, मलवेसी की, एस्ट्रेसी और कंपोजाइट फैमिली की। उसके बाद ग्रामिनी और पोएसी फैमिली की जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो सारी यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो ये भी हो गया अपना एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उससे पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं, ठीक है। इसकी बात कर लेती हूँ मैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहले पीएच ऑफ सरेवा आपको याद रखना 6.8, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूथ आपको 1.8, पीएच इन यूरिनम 7.8, पीएच इन यूरिन 6.8। तो ये देखो इंपॉर्टेंट डेटा। ब्रीथिंग रेट जो होता है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है आपका नॉर्मल, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम 500 ml होती है। IRV कितनी होती है हमारे पास 2500 से 3000 ml, ठीक है, इतनी होती है। ERV 1000 से 1100 ml। RV जो होती है वो आपके पास 1100 से 1200 होती है, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम। वाटर इन प्लाज्मा कितना होता है, प्लाज्मा में कितना वाटर होता है, 90 to 92%, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है। वाटर इन वाटरमेलन कितना होता है, 92%। वाटर इन हर्बेशियस प्लांट इज 85 to 90%। वाटर इन ह्यूमन सेल इज 70 to 90%। देखो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इसमें मैं अगली वीडियो भी लाने वाली हूँ, ठीक है। पार्ट 2 इसका, फिर पार्ट 3, 3 पार्ट में इस वीडियो को इस सीरीज को डिवाइड किया मैंने, जिसमें बायो के सारे चैप्टर्स की जो समरी टेबल रहेगी वो एक रहेगी। उसके बाद फिजिक्स की भी एक 4th पार्ट आएंगे जिसमें सारे फार्मूलाज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और केमिस्ट्री के लिए भी इसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री की सारे फार्मूलाज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी रिएक्शंस की फ्लो चार्ट में, और इनऑर्गेनिक की जितनी भी एक्सेप्शंस हैं वो सारी हम एक ही समरी टेबल में बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप वेट कर लीजिए, सुबह तक या शाम तक वो वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। और अभी इसके 2 पार्ट्स और हैं, बायो की 2 पार्ट्स और हैं हमारे पास, तो वो भी हम जल्दी यहाँ पर डाल देंगे। आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पोर्शन इन स्टोमक, कितने पोर्शन होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरी, ठीक है। स्टोमक स्टोर्स फूड फॉर कितना टाइम के लिए, 4 to 5 hours। टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज लेस देन 1 millimeters। वेट ऑफ लिवर इज 1.2 to 1.5 kg। वेट ऑफ किडनी इज 120 to 170 ग्राम। नंबर ऑफ लोब्स इन लिवर इज 2। नेक्स्ट, solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 layers, ठीक है। नंबर ऑफ वॉल लेयर इन एलिमेंट्री कैनाल कितने होते हैं आप देख सकते हो, फ्रॉम ओइसोफेगस टू रेक्टम 4 नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं, उनका नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर्स हाउ मच O2 टू टिश्यू, दैट इज 5 ml। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स हाउ मच CO2 टू दी एल्वलाई, दैट इज 4 milliliter, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सो उसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्स के सुबह सुबह आपको ये सारी लाइन्स आपको देख के जानी है, ठीक है। तो कोई भी लाइन मिस नहीं करनी है, सभी की स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। आपको ये हमारी टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, ठीक है। हम वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी मैं इसको, तो आप वहाँ से भी इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो ये सभी की यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स जो भी है, जो डेट वगैरह ये सभी यहाँ पर मैंने मेंशन किया, आप देख सकते हो, ठीक है। 2005 में क्या होता है, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री टू ग्रीन केमिस्ट जो ये हमारे थे, जोविन, क्राफ्ट्स और शिरॉक्स, इनको मिला था।
उसके बाद 1935 में स्टालिन ने वायरस क्रिस्टलाइज दी, इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, किसने बोला था, पास्चर ने बोला था यीस्ट में, ठीक है। उसके बाद लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग माइटोसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये सारी चीज़ें आपने एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ रखी होंगी, तो इनको थोड़ा जल्दी जल्दी से आप देख लीजिए। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। पार्ट 2 हम लाएंगे बाकी वाले चैप्टर जो बच के हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी के, प्लांट फिजियोलॉजी के, ठीक है। उसके बाद एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इन सभी के चैप्टर्स के हम समरी टेबल्स आने वाले, और 12th की जितनी भी बायो आपकी, ठीक है, बाकी जेनेटिक्स हो गई, आपकी रिप्रोडक्शन हो गई, इन सभी के हम आपके लिए पूरे समरी टेबल्स अगली वीडियो में ले आएंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आज ही उस वीडियो को भी हम डाल देंगे। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, इन सभी की चीज़ें याद कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, आपके लिए वो समरी टेबल भी हम ले आएंगे। एग्जाम के सुबह सुबह अगर ये सारी चीज़ आपके देख के जाते हो तो होपफुली आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला। तो अगर ये सारी चीज़ आप करते हो तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं, यही क्वेश्चन होते हैं। बाकी अगर कंसेप्ट आपके अच्छे होते हैं, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, डीप क्वेश्चन के होते हैं, और वो वाले क्वेश्चन अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की होती है तो वो भी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलरली अब लाऊंगी, बायो के ऊपर जितनी भी रहेंगी, तो आप इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मॉक टेस्ट का भी हम करेंगे, बट अभी जो है अब एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है, तो अभी को फायदा नहीं है इसका, आपने ऑलरेडी एग्जाम की और मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वीडियोज़ में, तो आप इनको फॉलो कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और कमेंट्स में अपने फीडबैक हमें जरूर बताएं।